आज का टॉपिक है माउंटेन बिल्डिंग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ऑफ होम्स। पर्वत निर्माण होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स और कोबर दोनों ने पर्वत निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें आज हम लोग होम्स पढ़ेंगे। आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 से 1929 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया। भू आकृति में जो अंतर दिखता है ना, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। होम्स ने दो भौगोलिक आकृति के सिद्धांत का स्पेशली प्रतिपादन किया है। उसमें है वलित पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरा ज्वालामुखी उद्भेदन क्यों होता है। ये दो उनके पास समस्याएं थी, इनका ही निवारण करने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया, जैसे हम लोग पढ़े इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कि कोर, मेंटल और क्रस्ट होता है। वैसे ही इसमें इन्होंने दो भाग में बांटा है। ऊपरी मंडल जिसको क्रस्ट कहते हैं, निचले मंडल जिसको अधा स्तर या सबस्ट्रेटम का नाम दिया गया है। दो ही इन्होंने बांटा है कि एक ऊपरी क्रस्ट है, दूसरा सबस्ट्रेटम है, मतलब उसके नीचे का पार्ट है। क्रस्ट की रचना सियाल तथा अधा स्तर की रचना सीमा से हुई है। सियाल का समझ में आ रहा है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये दो चीज़ों से इन्होंने बोला कि ऊपरी पार्ट जो है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, जो कि भारी है ज़्यादा। इसमें इन्होंने तीन बल का प्रयोग बताया है कि बल अंदर कैसे, पृथ्वी के अंदर से बल कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। पहला इन्होंने ये बताया कि क्रस्ट आधा स्तर पर तैर रहा है। दैट मीन्स कि क्रस्ट जो है वो सबस्ट्रेटम मतलब आधा स्तर, जो ऊपरी वाला लेयर है वो निचले वाले लेयर के ऊपर तैर रहा है। दैट मीन्स उसके बीच में कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म है बीच में, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल करके एक दूसरे के अलग अलग गति से चलते हैं। और ऊपरी जो भाग है वो जैसे नदी में आपका जो है नाव तैरता है, वैसा ही जो है अंदर के क्रस्ट के ऊपर ऊपरी क्रस्ट तैर रहा है इन्होंने। और बीच में क्या है, एस्थेनोस्फेयर है, जिसमें लिक्विड मैग्मा इसको कहते हैं। इसमें आप लोगों ने और पहले पढ़ा है। अधा स्तर से संवहन तरंग ऊपर उठता है, जो अंदर सबस्ट्रेटम है, इससे एक संवहन तरंग ऊपर उठता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तरंग है जो कि ऊपर की ओर उठता है। दूसरा संवहन तरंग का कारण रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा ताप विसर्जन है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है मिनरल्स है हमारे अंदर, क्रस्ट के अंदर और मेंटल में, जिसकी वजह से वहाँ से संवहन तरंगें उठती। संवहन तरंग किसको कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट। ये जो होता है कि नीचे से ऊपर जो एनर्जी होता है या टेम्परेचर होता है रूप में, वो बाहर ऊपर की ओर निकलता है। जैसे हवा में भी क्या है कि जो गर्म जमीन से सटती है हवा, वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, फिर ठंडी हवा ऊपर जा करके ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है। तो एक कन्वेक्शनल करंट हमारा बनते रहता है। वैसे ही पानी में भी होता है। पानी में भी क्या होता है कि नीचे का ठंडा हवा, पानी जो है वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर, पानी में भी एक तरह से रोटेशन होता है तरंग की तरह। वैसे ही जमीन के अंदर भी रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वजह से टेम्परेचर हमेशा पैदा होते रहता है, और ये टेम्परेचर जो है वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है। और ये टेम्परेचर जो बाहर निकलता है कंडक्शन के थ्रू रॉक्स में, वो जो संवहन तरंग जो वेव्स होते हैं वो बाहर की तरफ टेम्परेचर को निकालता है। इसी को कहते हैं संवहन तरंग। तो संवहन तरंग तीनों जिस भी चीज़ों में है, जहाँ पे भी टेम्परेचर का अंतर होगा, वहाँ पे टेम्परेचर उस अंतर को कंप्लीट करने के लिए वो तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होकर के ये चलते रहता है। तो संवहन तरंग स्टेप से जमीन के नीचे भी चलता है, और इसका कारण क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व में टेम्परेचर पैदा होता है और ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ बाहर, धरती से बाहर की तरफ निकलता है। तो एक वेव्स के रूप में वो बाहर निकलते रहता है। जैसे हम लोग सॉसपेन में पानी भी गर्म करते हैं ना, तो पानी थोड़ी देर बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि पानी का टेम्परेचर कहाँ गया, वो बाहर निकल गया, वो बाहर के कांटेक्ट में आया और वो बाहर निकल गया। तो वो एक तरंग के रूप में बाहर निकलता है। तो संवहन तरंग, आई होप कि ये आपको कन्फर्म ये समझ गए होंगे कि संवहन तरंग होता क्या है। इन्होंने बताया ऊर्ध्वाधर तरंग की दो स्थिति, इसमें दो तरंगें होती हैं जमीन के नीचे से जो निकलती, ऊर्ध्वाधर होता है और एक जो होता है ना, वो दोनों ऊर्ध्वाधर ही होता है। एक नीचे से ऊपर आता है, एक ऊपर से नीचे आता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा अर्थ क्रस्ट है, मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। होता क्या है कि नीचे में एस्थेनोस्फेयर है, मैग्मा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और यहीं पे होता है
क्या रेडियो एक्टिव तत्व, ये आपस में जो ये तत्व हैं, ये मिनरल्स हैं, आपस में टकराते हैं और फ्यूज़न होता है, जिससे कि टेम्परेचर पैदा होता है। टेम्परेचर पैदा होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसको कि हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर है ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि यहाँ के जो भी चट्टान होते हैं उसको पिघला देता है, तो वो मैग्मा के रूप में होते हैं। अब ये टेम्परेचर जो है बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर की ओर। ये क्रस्ट है, क्रस्ट को तोड़ता हुआ, है ना, ये बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। और अगर कुछ बाहर नहीं निकला तो फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट की तरफ में ये मूव करता है, क्योंकि धरातल से ऊपर नहीं जा कर के ये धरातल में ही अगल और बगल जाता है। वैसा ही जहाँ पे अगर ये इस तरफ में अगर मान लीजिए बह रहा है तो बगल में कोई ना कोई क्रस्ट है, तो दूसरे तरफ से भी मान लीजिए अगर यहाँ से भी कोई निकल रहा है मैग्मा से अगर रेडियो एक्टिव, तो क्या होगा, वो किसी न किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो कई बार दो जो है तरंगे जो है आपस में टकराते भी हैं, और टकराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे चूंकि दोनों नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, इसको कहते हैं डाउनवर्थ, है ना, डाउनवर्थ जो जाता है ये, और ये दोनों जो वेव्स जो नीचे की तरफ जाते हैं तो ये ऊपर का जो क्रस्ट होता है इसको भी अपने नीचे की तरफ में विस्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का आप लोग वेव्स देख रहे हैं कि एक जो है वेव्स यहाँ से निकल करके वर्टिकली ऊपर जा रहा है और दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है, और दूसरा कि जब दोनों दो तरफ से अगर कोई आ रहा है वेव्स तो दोनों आपस में टकरा करके ये दोनों नीचे की तरफ में वेव्स नीचे गिर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है जो आपस में एक दूसरे से डाइवर्ट हो जा रहा है, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं या फिर अपसरण कहते हैं। और जब दो वेव्स कहीं से आपस में आके टकराव होता है इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, इसको अभिसरण भी हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे जब दो वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो यहाँ पे जो है क्रैक होता है, दोनों क्रस्ट में क्रैक करता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ देता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि ओशन सी ओपन होता है। ओशन जो है ना ओपन होता है, मतलब ये क्रस्ट अगर है दो टूट गया, अगर क्रस्ट अगल बगल घिसक गया तो बीच में क्या होगा, नीचे से पानी या फिर ऊपर से जितने भी पार्ट है उससे पानी आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा। तो रिज भी बनता है, यहाँ पे सी ओपन भी होता है, दो क्रस्ट टूटा है तो फिर ओपन भी होता है। तो और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों अगर धंसेगा तो ज़मीन धंसेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी भरेगा, पानी के बढ़ने के साथ में क्या होगा, यहाँ का जितने भी नदी वदी होंगे आपस में जो है इरोजन करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन होगा तो यहाँ पे भरते जाएंगे मिनरल जो भी है, रॉक्स जो भी कण जो है वो भरते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन। जब दोनों तरफ से तरंगे आए और दोनों आपस में मिल करके नीचे की तरफ गिरते हैं तो ये ज़मीन को भी अपनी ओर नीचे घिसका देते हैं और यहाँ पे बन जाता है जियोसिंक्लाइन। ये स्पेशली वहाँ पे होता है जहाँ पे समुद्र और धरातल दोनों आपस में मिलता है, जो मग्न तट रेखा होती है वो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ये वर्कआउट करता है। हमेशा जो है वो जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं वो चूँकि ज़्यादा मोटा लेयर होता है इसका महाद्वीप का, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि यहाँ से वेव्स ज़्यादा निकलती है तेज स्पीड में। महाद्वीप से जो वेव्स निकलती हैं वो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली ओशन से। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जिसकी वजह से इसमें फ्यूज़न होता है, टकराते हैं, तो इसमें से टेम्परेचर बनता है। हमेशा टेम्परेचर का बनने का क्रिया चलते रहता है और इस वाले एरिया को जहाँ पे कहते हैं हॉटस्पॉट कहते हैं। और यहाँ से जो निकलता है टेम्परेचर इसको प्लूम कहते हैं, PLUM प्लूम कहते हैं। निकलने की जो क्रिया होती है वो प्लूम होता है, जो टेम्परेचर निकल रहा हो। जब ये निकलता है तो जब दो क्रस्ट में ऊपर की तरफ निकलता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बहता है तो तनाव पैदा करता है क्रस्ट में, और ये क्रस्ट जो है वो टूट जाता है। टूटने की वजह से यहाँ पे ओशन ओपन होता है। दूसरा है कि जब दोनों आपस में कन्वेक्शनल करंट आपस में जब टकराते हैं, ये स्पेशली जो है महाद्वीप और समुद्र के मग्न तट के पास में जब टकराते हैं तो दोनों वो नीचे की ओर चले जाते हैं। ज़मीन क्रस्ट नीचे की तरफ में दबाव पड़ता है, नीचे की तरफ घिसकते हैं और यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जम जाता है। इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको लगता है ये क्लियर हो गया आपका, यही चीज़ें हैं। अपसरण किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। डाइवर्जेंट, जिस स्थान पर दो संवहन तरंगें अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है वहां पर फैलाव अपसरण डाइवर्जेंस होने से तनाव की शक्ति पैदा हो जाती है, जिस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं तथा बीच वाले खुले भाग में
सागर का निर्माण हो जाता है तथा महाद्वीपों के प्रवाह होता है। ठीक है, ये आपको समझा दिए हैं। इसमें से उठेगा और अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स कन्वेक्शन करंट जाएगा। तो ये अपसरण होता है। कन्वेक्शनल किसको कहते हैं? जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगे पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती है तो अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतलन होने की से भूसन्नति का निर्माण होता है। जब दो आपस में क्या होगा? वेव्स जब टकराएगा तो ये भूसन्नति का निर्माण होगा। इस तरह संवहनीय तरंगों को दो वर्गों में रखा गया है। उठते स्तंभ की तरंगे जिसमें कि असेंडिंग करंट होता है, जिसमें डाइवर्जेंट पैदा होता है। दूसरा गिरते स्तंभ की तरंगे जिसे डिसेंडिंग करंट कहते हैं, जिसको कि कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपों तथा महासागरों में से महाद्वीपों के नीचे उतरने वाली संवहनीय तरंगे अधिक वेगवती होती है। अभी आपको बताया महाद्वीप में अधिक वेगवती होती है क्योंकि महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक मोटा होता है और उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक होती है। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवहन तरंग असेंडिंग कन्वेक्शनल करंट जब जलमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती है तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है। आपको बताएं जहाँ पे कॉन्टिनेंट और जहाँ पे ओशन है ना, दोनों मिलते, जहाँ पे मग्न तट होता है वहाँ पे स्पेशली ये होते हैं। तब भूसन्नति का निर्माण होता है। तलछटीय निक्षेप के कारण भूसन्नति के क्रमशः निरंतर धंसाव होता रहता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है तथा इस दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति तथा उसका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनीय तरंगों की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसको 3 अवस्थाओं में बताते हैं और इसमें आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें महाद्वीप में दिखाया है जिसमें कि असेंडिंग करंट होता है, आरोही ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे क्रस्ट को तोड़ देता है। तोड़ने के लिए आरोही तरंगे होनी जरूरी है। असेंडिंग करंट होता है जो कि अपवर्ड जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है अवरोही के लिए क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? कॉन्टिनेंट और सागर के मग्न तट के पास में होता है। इस तरफ से आएगा करंट, है ना, और इस तरफ से आएगा और दोनों मिलकर के क्या होगा? इस वाले पार्ट को नीचे की ओर धंसा देगा और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? जियोसिंक्लाइन का निर्माण हो जाएगा। तो ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा डायग्राम का इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी में। डायग्राम से ही टीचर को समझ में आ जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और आपको अगर समझ में आ रहा है, टीचर को ये समझ में आ गया तो पूरा नंबर मिल जाता है। इसमें हम 3 अवस्थाएं लिखेंगे। 3 अवस्था में तीनों अवस्था का हम लोग कैसे कैसे बनने की क्रिया होती है, पर्वत कैसे कैसे निर्माण होता है। पहला प्रथम अवस्था है, 2 केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगे मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। भूसन्नति में तलछटीय जमाव होता रहता है, तली निरंतर धंसती जाती है तथा अधिक गहराई, ऊपर से दबाव और पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं। घनत्व बढ़ता है तथा पुनः धंसाव होता रहता है। ये कैसे होता है? जियोसिंक्लाइन का कैसे निर्माण होता है? ये निकल रहा है आपस में, ये बार बार ये जो वेव्स निकल रहे हैं, है ना, ये बार बार इस वाले एरिया को धंसाने का कार्य करते रहते हैं। फिर निकलता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो है कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये है ओशन पार्ट है ना। तो ये कोल्ड वार्म यहाँ से निकल के नीचे जा रहा है, नीचे गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि वेरी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तरंगे यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे ठंडा हो रही हैं, फिर नीचे जा रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर ये क्रिया चलती रहती है। इधर से भी ये क्रिया चल रही है और इस वाले पार्ट को क्या कर रही है? वो धंसाने का कार्य कर रही है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा प्रथम स्टेज का। इसमें लिखेंगे गति में क्रमशः वृद्धि होती है, ये स्पीड बढ़ता है, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। द्वितीय अवस्था है, इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। यहाँ पे और ज़्यादा तेज हो जाती है क्योंकि नीचे गिर रहा है ठंडा और ऊपर नीचे से गर्म जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। महाद्वीपीय तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगे तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती है, जिससे कि भूसन्नति के मलबा पर क्षैतिज संपीड़न लैटरल कंप्रेशन पड़ता है। फलस्वरूप भूसन्नति का मलबा भींचकर बलित हो जाता है तथा पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं। और ये नीचे की ओर भूसन्नति में क्या होगा? मलबा जम रहा है तो और प्रेशर पड़ रहा है ना, और वो क्या होता है कि वो भींचने का काम करता है। मतलब कि ये जो है ना आपस में गिर रहा है, यहाँ पे जमाव होते जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपस में ये दोनों ना टकराता है ना।
दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों देखिए, अगर ये वाला पार्ट अगर नीचे होगा तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट जो है वो आपस में आसपास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी चीज़ को जब हम करते हैं, मान लीजिए इस पेन को ही है, अगर हम ये वाले पार्ट को नीचे दबा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट जो है आपस में करीब आने लगेगा, दोनों नज़दीक आएगा। सिंपल सा बात है, अगर आपका ये पेज है, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग दबाते तो क्या होगा, ये पार्ट दोनों आपस में नज़दीक आएगा। तो इसी ढंग से जब ये ना दोनों नज़दीक आने लगता है, ये नीचे दबने लगता है, ये दोनों जब नज़दीक आने लगता है, दोनों नज़दीक आता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऊपरी पार्ट में प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे जो मलबा है ये क्या होता है, इसमें फोल्ड आने लगते हैं, ये कह रहा है। तो इसमें है कि उच्च गति की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ द हाई वेलोसिटी, इसमें बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और यहाँ पे दोनों आपस में करीब आने लगता है ऊपरी पार्ट, जैसे कि यहाँ पे वाले पार्ट में वलय पड़ने लगता है। ये वाला डायग्राम आप इसमें बना लेंगे, है ना। इसमें देखिए वेरी हॉट है और तेज़ी से स्पीड ज़्यादा हो गया, यहाँ पे वेरी कोल्ड है, नीचे गया है, तो ये तरह से सर्कल चलते रहता है। अब हम तीसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। तीसरी अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थ का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना होता है ना। गर्म पदार्थ अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उठते स्तंभ में शीतल पदार्थ का उठना होता है, मतलब अब फोल्डेड माउंटेन बनने लगा, जिससे धीरे धीरे समस्त उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है, जिससे कई परिणाम होते हैं। संवहन तरंग अब बंद हो गया और ठंडा पार्ट ऊपर उठने लगा। निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाता है। अब निक्षेपण का कार्य समाप्त हो रहा है क्योंकि वो भर गया है ना, और दबाव कम हो जाता है, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। जो नीचे गिर रहा था, अब जो जमा हुआ था वो पदार्थ, उसमें जो मलबा जमा हुआ था वो अब क्या होता है कि वो पास आने से ऊपर उठने लगता था, पर्वतों का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे अब ऊपर उठने लगते, क्योंकि अब नीचे कन्वेक्शन करंट बंद हो गया, तो नीचे गिरने की अवस्था तो बंद हो गई। अब क्या होता है कि वो जो भारी पदार्थ जो अंदर नीचे की ओर थे, अब वो धीरे धीरे अगल बगल के प्रेशर से वो ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों के पुनः उत्थान होने लगता है। ये हमारा तीसरा जो है स्टेज का है कि इसमें कोल्ड, हॉट, वार्म, कोल्ड, है ना, वार्म सब आपस में जो है, अब नीचे कोल्ड होने लगा, ठंडा हो गया, अब यहाँ पे हॉट जो बचा है वो है, और ये दोनों आपस में आए और यहाँ पे आकर के अब क्या है, जो नीचे का भी पार्ट जो जमा हुआ था वो ऊपर उठ करके फोल्डेड माउंटेन के रूप में आ गया। तो इसमें गति का हास्य हो जाता है, स्टेज ऑफ द है ना, वेलोसिटी हो जाता है। इसमें आलोचना, इसमें अब हम लोग ये तीनों अवस्था जरूर लिखेंगे, फोटो इसका बना देंगे हर अवस्था का। इसमें आलोचना 2 हुई थी, कोई खास इसमें आलोचना हुई नहीं थी। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं, तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं हुआ। ये कह रहा है कि अगर ये रेडियो एक्टिव सारा जगह पे है तो हर जगह पे ये होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि स्पेशली ये जहाँ पे कॉन्टिनेंट और जहाँ पे ओशन होते हैं वहाँ पर ही ये इसका आविर्भाव होता है। उठते तथा गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है। ये इस पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि सच में इतना उठ रहा है और जा रहा है और इतना सारा काम इसी वेब से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा, ये 2 आलोचना आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा, ये तो आप लोग का वलित पर्वत बन गया, और आपने इन्होंने जब बताया देखा था तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जब मैग्मा ऊपर उठता है तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होगा, है ना। और जहाँ पे समुद्र के नीचे अगर इस टाइप से होता है तो नीचे से मैग्मा निकलता है तो रिज का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपको ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और ये कैसे हो गया वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ये 2 जो हमारा जो भू आकृति जो उनमें जो समस्या थी, उन दोनों का निदान इन्होंने होम्स ने किया है। तो ये इस ढंग से आप लोग नोट्स बना लेंगे। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम इसका हर एक चीज़ों का, जैसे संवहन तरंग क्या है, बल कौन से लगा, कौन कौन से 2 आकृति समस्याएं थी, वो वाला जरूर लिख लेंगे, और साथ में अवस्थाएं लिख लेंगे आप लोग कि तीनों अवस्थाओं का लिख करके उसका फोटो बना देंगे डायग्राम के साथ में, तो नंबर कट नहीं सकता है। थैंक यू।